कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। वो हमारी खुशियों के लिए अपने सपनों का त्याग कर देते हैं। हमारी सफलता के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और जीवन भर बिना किसी अपेक्षा के हमारा साथ निभाते हैं। लेकिन समय का एक ऐसा पड़ाव भी आता है जब वही माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक हमारा कुछ साथ, हमारे साथ थोड़ी बातचीत, थोड़ा अपनेपन का एहसास चाहिए, पर हम लोग नहीं देते। हर झुर्री अपने भीतर एक कहानी समेटे होती है। हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष, त्याग, कुछ अनुभव की एक लंबी यात्रा होती है। आज हम बात करेंगे उन कहानियों की, उन अनुभवों की और उस सेवा की जो समाज में उम्मीद, सम्मान और मानवता का संदेश देती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री विजय जी, जो मोक्ष वृद्धाश्रम और महिला आश्रम हिसार के सेवक, जो मुख्य सेवक हैं, जो संचालन भी कर रहे हैं। वर्षों से मानव सेवा में इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। विजय जी, आपका स्वागत है यूबीएस न्यूज़ पर। नमस्कार। तो विजय जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आप कुछ अपने बारे में बताइए और किस प्रकार आपके मन में आया कि ये सेवा आपको करनी चाहिए। देखिए, सामाजिक कार्य कभी भी योजनाबद्ध तरीके से नहीं किए जाते और ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसी क्रम में जून 2008 में ईश्वर की प्रेरणा से मोक्ष वृद्धाश्रम का सृजन हुआ और आज लगभग 18 साल हो गए हैं इस प्रकल्प को चलते हुए। और इसमें मैं ये कहूँगा कि हम वृद्धाश्रम नहीं चला रहे हैं, हम क्रिटिकल केयर यूनिट चला रहे हैं जी। मतलब जिन्हें ना तो परिवार रख सकता है, ना वृद्धाश्रम रखते हैं, उन वृद्धजनों को रखकर हम उनकी पूर्ण सेवा, इलाज के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। और इसमें लगभग पूरे देश से वृद्धजन यहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि अक्षम, अशक्त, लाचार, अधरंग से पीड़ित, पूर्ण रूप से बिस्तर पर या गंभीर बीमारी से पीड़ित जो वृद्धजन हैं, उनके इलाज की सुविधा किसी भी वृद्धाश्रम में उपलब्ध नहीं है। और जो लोग अक्षम हैं उन्हें कोई रखना ही नहीं चाहता। तो इसलिए मोक्ष जो है वो दूसरे वृद्धाश्रम से भिन्न है। जी। तो फिलहाल जो ये वृद्धाश्रम है, इसमें टोटल कितने बुजुर्ग और महिलाएं हैं? हिसार में इस समय 275 की संख्या है, जिसमें लगभग 150 महिलाएं हैं और 125 पुरुष हैं, और जिसमें 80-85 लोग जो हैं बिस्तर पर हैं जी। और 60 के करीब मंदबुद्धि महिलाएं हैं। बाकी वो लोग हैं जिन्हें कोई ना कोई समस्या है शरीर में, और जो यहाँ आकर स्वस्थ हो गए वह पुनः इन्हीं वृद्धों की सेवा में लगे हुए हैं। आपके, जैसे मैंने आपसे पहले ही पूछा कि शुरुआत कैसे हुई, उसी में मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब शुरुआती दिनों में ये शुरुआत किया, क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए, और कोई अभी तक की आपकी कोई ऐसा कुछ जो आपको अभी भी याद हो, कोई ऐसा केस या ऐसी मतलब चीज़ जब आपने शुरुआत की थी और आज भी आपको बड़ी याद आती है, और कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आप काफ़ी मतलब विचार विमर्श पे आपको मजबूर किया और आपको प्रेरणा की है कि आपको ये बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाना चाहिए? देखिए, जब यह किराए के भवन में शुरू हुआ तब वहाँ केवल 9 लोग रह सकते थे, और उन लोगों में एक डीएन कॉलेज के लाइब्रेरियन थे, श्रीन्द्र कपूर जी। अच्छा परिवार, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे,
और वह व्यक्ति वृद्धाश्रम में मेरे पास लगभग 14 साल रहकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। एक शांति देवी थी जिनके पास धन की कोई कमी नहीं, संपत्ति की कोई कमी नहीं, बच्चे समृद्ध परिवार से थे और उन्होंने अपनी माँ को कभी तवज्जो ही नहीं दी। बहुत कहानियाँ हैं जी। एक लाइन में कहता हूँ तो इस युग में अब बच्चे रिश्तों में भावनाएं कम, संभावनाएं ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। अगर आपके पास पैसा संपत्ति है, आपकी सेवा होगी, आपने बच्चों के नाम कर दिया, वो तुरंत प्रभाव से आपको घर से निकाल देंगे। तो इसलिए जो आपका है आप उसे सहेज कर रखें, मृत्यु के पश्चात तो वह बच्चों का हो ही जाएगा। कोई एक कहानी अगर आप बता सके तो, जिससे आप खुद कहानी भी बड़े इंस्पायर एक हुए। माता जी थी जो अर्धमूर्छित अवस्था में दिल्ली से उनका बेटा छोड़कर गया था ओह, और यह कहकर छोड़कर गया था जी, ये हमारे यहाँ किराए पे रहती थी और अब हमारे घर में जगह की कमी है, भाई की शादी करनी है तो इसको रख लो। उसको रखा। 6 महीने बाद वो माता मोक्ष को प्राप्त हुई तो हमने फ़ोन पर संपर्क किया, नहीं हुआ। तो मैंने संस्कार किया, अस्थि विसर्जन हरिद्वार कर दिया। फिर उसका एक दिन फ़ोन आया कि जी वो कैसी हैं, वो तो गुजर गई। वो रोने लग गया, जी मेरी माँ थी। मैंने कहा भाई लिख के गए हो, तुम के किराएदार है। तो अब वो बच्चे जिन्हें माता पिता जिनके बीमार हो गए हैं या अक्षम हो गए हैं, वह अब उनकी सेवा नहीं करना चाहते और इसके लिए वो बड़ा आसान सा तरीका झूठ बोलना और वृद्धाश्रम की तरफ रुख करना है। तो जैसे आपने बताया कि यहाँ पर 60 से अधिक वो महिलाएं भी हैं जिनको मानसिक तौर पे भी हाँ जी, काफ़ी हाँ परेशानी जी, हाँ जी, मानसिक रूप से बीमार। तो जब वो आए थे या आप उन्हें ले आए थे, जैसे ले आए थे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार होता है ना कि जैसे हम क्रॉस कर रहे हो, हमने सड़क पे देखा हो, कई बच्चे छोड़ भी नहीं देते नहीं, हैं। मानसिक रूप से जो बीमार महिलाएं हैं उनको या तो पुलिस या पड़ोस के लोग अथवा परिवार के लोग छोड़ कर जाते हैं। तो उनके साथ उनको उनकी असुविधाओं जो है उनको सोल्व करते वक्त आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखते हो और कितने यहाँ से ठीक भी हो के गए हैं, क्योंकि हो सकता है कोई ठीक भी हो। मानसिक रूप से जो महिलाएं बीमार होती हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि घर में गरीबी और गरीबी के कारण हुई मारपीट। जी तो उसके बाद जब वो घर से निकलती हैं तो अपनी शरीर की रक्षा करने के चक्कर में वो ना तो सोती हैं ना भरपेट भोजन कर पाती हैं, और जब नींद पूरी नहीं होती और भूख पूरी नहीं होती तो उसमें दिमाग लगातार तेज चलने लगता है और एक अपने चारों तरफ फैंटेसी वर्ल्ड बना लेता है। तो उसमें जब ये महिलाएं पुलिस द्वारा हमारे पास भेजी जाती हैं तो हम इन्हें हफ्ता 10 दिन कुछ नहीं कहते, इनको समय पे भोजन, प्रेम पूर्वक देखभाल करते हैं, जी तो जिससे धीरे धीरे ये शांत होकर और नींद लेने लगती हैं। फिर इनको मनोचिकित्सक को दिखाकर इनकी दवाइयाँ शुरू की जाती हैं जी और जिससे 70-80% महिलाएं पूर्ण रूप से ठीक हो जाती हैं। और उसमें से कोई 70-80 महिलाएं तो परिवार में पुनः समायोजित की हैं। गोरखपुर, कलकत्ता, गुजरात में सूरत, वहाँ तक की महिलाएं भटकती हुई यहाँ पहुँची हैं और अब परिवार में अच्छे से रह रही हैं। कोई ऐसी कहानी आप शेयर करना चाहें जो आज के युवा को सुननी चाहिए? युवा आजकल मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ लगे हुए हैं। इनके फ़ायदे तो हैं पर नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। पहले परिवार इकट्ठे बैठकर भोजन करता था, बातें होती थी। अब सबके पास अपने अपने मोबाइल हैं, अपने अपना अलग बैठ के भोजन किया। परिवार में मैं समझता हूँ पूरे दिन में
शायद 30 मिनट भी आपस में बात नहीं होती होगी। तो मैं तो यही कहूँगा बच्चों को कि आप घर जाने के बाद मोबाइल बंद करें, अलग रखें और परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे बैठकर भोजन करें, चर्चा करें। इससे रिश्तों की मिठास बनी रहेगी। जी। अगला मेरा सवाल जो आपसे रहेगा वो ये था कि आज परिवारों और बुजुर्गों के बीच जो दूरी बढ़ रही है उसका मेन कारण आपने कुछ नोट किया हो? जब से संयुक्त परिवार ख़त्म हुए हैं और न्यूक्लियर फैमिली शुरू हुई हैं, यही मुख्य कारण है वृद्ध जनों का युवा वर्ग से मोह भंग होना और युवा वर्ग का वृद्ध जनों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना। क्योंकि युवा वर्ग बुजुर्गों को अपनी स्वतंत्रता में बाधक समझने लगे हैं। वह उनके अनुभव को एक व्यर्थ की चीज़ समझते हैं। आजकल बच्चों को लगता है कि सब कुछ गूगल पे है। वृद्धों के पास जो भी वो बोल रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं वो निरर्थक और व्यर्थ की बात है। अभी आपने जैसे बताया कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पड़ रहा है युवाओं के बीच, तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा पर्टिकुलर केस जिसमें आपने देखा हो कि सोशल मीडिया से प्रभावित होकर किसी महिला या किसी बुजुर्ग जो यहाँ पर आए हों उन्हें छोड़ के गए हों, उनके बच्चे या ऐसा कुछ? सोशल मीडिया का प्रभाव एक तरफ नहीं पड़ रहा है। यह एक जहर है जो धीरे धीरे सबके शरीर में फैल रहा है। तो जब तक हम घर पहुंचने के बाद, देखिए हर चीज़ में गुण और अवगुण दोनों हैं। सोशल मीडिया फ़ायदेमंद भी है, अब वो आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। आप घर पहुंचते हैं, आप मोबाइल अगर बंद करके अपने माता पिता भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ समय बिताएं तो वो अच्छा है। काम के समय आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, वह आज की ज़रूरत है, पर इसमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है। जी। एक मेरा क्वेश्चन जो आपसे रहेगा वो थोड़ा महिला आश्रम से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि आप महिला आश्रम भी चला रहे हैं। महिला आश्रम की आवश्यकता, मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी आपके हिसाब से? और एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ हैं उन महिलाओं की, जैसे आपने पहले बताया कि कुछ मानसिक तौर पे भी है, पर ज़रूरत पड़ी तो उनमें से क्या क्या और मुख्य कारण हैं? एक शब्द है जो आजकल बहुत प्रचलित है, डिप्रेशन। जी। डिप्रेशन पहले नहीं होता था क्योंकि परिवारों के बीच में प्रेम प्यार था। जी। अब भी है, जो शब्द निकल कर आ रहा है वह खुद को एक्सप्रेस ना कर पाना, अपने भावों को व्यक्त ना कर पाना, उन्हें दबा कर रखना डिप्रेशन का मुख्य कारण है। और यह महिलाओं में खासकर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि घर का जो माहौल है, आगे बढ़ने की जो भूख है, अब हर बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता, कोई क्लर्क भी बनेगा, कोई व्यापार भी करेगा। तो जो माता पिता का, परिवार का जो दबाव है और महिलाओं में खासकर जो स्वावलंबी है, अपने पैरों पे खड़े होने की भूख है, उसमें गाहे बगाहे उनसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ गलत समझौतों के कारण मानसिक दबाव झेलना पड़ता है, और यही सब चीज़ें डिप्रेशन और अवसाद का कारण बनती हैं। और इसीलिए मानसिक रूप से बीमार महिलाओं की या अवसादग्रस्त महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए बेहतर तो ये है कि घर का माहौल ठीक हो, कॉलेज स्कूल में एक काउंसलिंग के लिए ग्रीवेंसेस कमेटी बनाई जाए महिलाओं की या लड़कियों की, ताकि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पे वो वहाँ पर अपनी गलतियाँ या अपने पर होने वाले अत्याचार के बारे में बता पाए। जी। मतलब
काफ़ी कुछ ऐसा जानने को मिल रहा है कि मैं हैरान हो जा रहा हूँ। क्योंकि आज तक अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं खुद नौजवान हूँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर तो खैर जब मैं थोड़ा बच्चा भी था तब भी हमने कुछ इतना डिप्रेशन विप्रेशन और ये सब नहीं सुना था। खैर आजकल ये इतना बढ़ गया है कि मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन समाज में महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सब, आज मैं हूँ, मेरे जैसे यहाँ पर मेरे दोस्त मित्र नौजवान बैठे हैं, और भी जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है वो क्या कर सकते हैं? और साथ में एक कोई आप किसी माता जी जो वहाँ पर है, किसी की कोई प्रेरणादायक अगर कहानी अगर हो तो आप बता सके ताकि सीख मिल सके अगर कुछ। समाज में महिलाओं को उचित स्थान देना है तो युवा वर्ग को चाहिए कि जैसा भाव उनका अपने घर की महिलाओं के प्रति है, वैसा ही भाव वह समाज की महिलाओं के प्रति अगर रखना शुरू कर दें तो कायाकल्प हो जाएगा जी। ये अवसाद, ये महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जो गलत काम आप अपने परिवार की महिलाओं के साथ होते हुए नहीं देख सकते, बिल्कुल। वह कार्य आप बाहर की महिलाओं के साथ ना करें, इतने से ही परिवर्तन हो जाएगा। कोई कहानी आप बता सके, कोई महिला जिनकी बहुत इंस्पायरिंग जर्नी थी लेकिन उनके बच्चों ने या किसी अन्य कारण से वो आज इस स्थिति में पहुंच गई? एक महिला हमारे पास आई थी नोएडा से, और उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया तो उसने उसे छोड़ दिया, तो वो डिप्रेशन में चली गई। जी। उसके बाद वो यहाँ परिवार द्वारा छोड़ी गई, फिर वह ठीक हो गई। आज वह लड़की महिला जो है अम्बाला का आश्रम पूरा संभाल रही है। अच्छा। वहाँ की वो इंचार्ज है, इंडिपेंडेंट पूरा आश्रम वो संभाल रही है। वो डिप्रेशन से बाहर निकली, माहौल का फ़र्क पड़ा, इलाज अच्छा हुआ और आज वो अच्छे से पूरे सिस्टम को संभाल रही है। तो जैसा आपने बताया कि ये बहुत अच्छी, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। क्या कितने अभी तक आपके पास कुछ अगर आप बता सके कि कितने आज तक वृद्धजन यहाँ से ठीक होकर गए हैं? 18 साल में लगभग 4-4.5 हज़ार लोग जो हैं वो अपनी फैमिली में रिस्टोर हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारा भी उद्देश्य यही है कि वृद्धाश्रम खाली रहें, बुजुर्ग जो हैं अपने घरों में रहें जी। और वृद्धाश्रम में कोई ना रहे, परंतु आज की ज़रूरत वृद्धाश्रम हो गया है। कोई ऐसी सीख बुजुर्गों से आपने सीख ली हो, जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं, किसी से आपको बहुत सीख मिली हो? सीखने की जो उम्र है वो कोई नहीं है। आप पूरी उम्र कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अगर सीखने की ललक है तो हर एक के पास कुछ ना कुछ अनुभव है, और उस अनुभव को आप कैसे प्रयोग करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब चाकू सब्जी भी काटता है, चाकू गला भी काटता है, तो ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप उसके अनुभव का कैसे प्रयोग करते हैं। आगे कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आपका आश्रम जो है वो काम करेगा ताकि आप वृद्धजनों के सेवा के लिए काम कर सकें? देखिए, हिसार में अब वृद्धों की संख्या हमारे पास जो जितने रहने की व्यवस्था है उतनी पूर्ण हो चुकी है। तो अब चौधरीवास में नया प्रकल्प शुरू हो रहा है, आचार्य श्री विद्या समय शरणम मोक्ष वृद्धाश्रम के नाम से, और उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक वहाँ पर बुज़ुर्ग रहना शुरू कर देंगे जी। लेकिन यह एक एंडलेस सिस्टम है, भाई हमारी भी एक सीमा, हम कितने वृद्धों को रखेंगे जी। लेकिन मेरी तो समाज में युवा वर्ग से अपील है कि वृद्धजनों की देखभाल सेवा प्रेम पूर्वक घरों में हो, ताकि वृद्धाश्रम की इस बढ़ती हुई संख्या पर लगाम लगाई जाए।
क्योंकि जब तक हमारे देश में गुरुकुल रहे, हम्म, वृद्धाश्रम नहीं थे। बिल्कुल। जैसे जैसे अंग्रेजों ने आकर इस सिस्टम को देखा, तो उन्होंने सर्वप्रथम यही कार्य किया कि गुरुकुल को समाप्त कर दो, भारतीय गुलाम हो जाएंगे, और वही होता चला गया। आज वृद्धाश्रम मतलब सरकार वृद्धाश्रम खोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है और 2030 तक 40% आबादी वृद्धजनों की होगी। और व्यापारी वर्ग इसको एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री के रूप में देख रहा है, लेकिन बीमार लोगों की और गरीब वृद्धजनों की सेवा करने को कोई तत्पर नहीं है। जी। उसके लिए मैंने जैसे पहले कहा कि जिन्हें परिवार और वृद्धाश्रम नहीं संभाल पा रहे हैं, उन्हें मोक्ष वृद्धाश्रम संभाल रहा है। हम्म, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि कोई भी वृद्ध भोजन, छत और इलाज के बिना ना रहे। क्या क्षमा करना जरूरी है? और यहाँ पर आप लोग जो वृद्ध लोग हैं उनको नाम सिमरन मतलब उस मैं कहूँ सत्संग से जोड़ते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नाम सिमरन से काफ़ी असर पड़ता है। तो क्या आप ऐसा कराते हैं? और क्षमा का मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कभी आप लोगों के पास कुछ बच्चे आए हो जिन्होंने बोला कि हम माफ़ी मांगते हैं, हमारे माता पिता को वापस हम ले जाना चाहते हैं। क्या ज़रूरी है? क्या कोई ऐसा केस भी आया है कि जिसमें पहले वो ले गए हो पर फिर दोबारा कुछ वो आए हाँ, हो? मेरे पास अभी भी एक माता शायद चौथी बार आई है। अच्छा। वो ले गए माफ़ी मांग के, पहले एक बेटा, फिर दूसरा, फिर रिश्तेदार ले गए, फिर वापस, अब वो चौथी पांचवी बार आई हुई है। क्योंकि धागा टूटने के बाद दोबारा जुड़ने में गांठ तो पड़ी जाती है। जी। तो जब घर से बुजुर्ग निकला है तो बहुत अपमानित होकर निकला है, और वापस माफ़ी के बाद उसको घर जब लेके जाते हैं तो पहले जैसी बात रहती नहीं है। तो कोशिश रहती है काउंसलिंग आपस में बिठा के, कुछ बुजुर्ग को समझा के, कुछ बच्चों से माफ़ी मंगवा के भेजते हैं घर। क्षमा सबसे उत्तम गहना है। जी। क्षमा करने की सामर्थ्य होती बहुत कम लोगों में। और जो व्यक्ति कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई से यहाँ पहुँचा है, वह सोच के आया कि मृत्यु तक यहीं रहना है, उसको परिवार में से किसी ने यहाँ मिलने ही नहीं आना, लेकर जाना तो दूर है। समाज में किस प्रकार से हम सब मिलकर सहयोग कर सकते हैं वृद्ध लोगों की सेवा करने में? और क्या आपके अनुसार अगर हम लोग प्रिवेंशंस करें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है, वृद्धाश्रम ना खोलने पड़े और माता पिता अपने ही घर में रहकर मतलब उन्हीं के बच्चे उन्हीं की सेवा करें, ऐसा हो सकता है कुछ? मैंने अभी वही कहा जी, पहले हम लोग छुट्टियों में मामा मामी के घर, बुआ के घर जाते थे। अब नहीं जाते। अब हम अपना रूम शेयर नहीं करना चाहते किसी के साथ। हाँ। तो आने वाले समय में वृद्धाश्रम शायद रुकने लगे, पर डिग्निटी होम की आवश्यकता अमीर लोगों को पड़ेगी, क्योंकि बच्चे जब एमएनसी में जॉब करेंगे तब बच्चों के साथ संतुलन नहीं होगा, तो वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। अब वृद्धाश्रम बंद नहीं हो सकते, यह आज की जरूरत बन गई है। जी। स्वयं सेवकों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? स्वयं सेवक वृद्धाश्रम में कामयाब नहीं है। अच्छा जी। हम जिस वृद्धाश्रम की बात करते हैं वहाँ पर स्वस्थ वृद्ध रह रहे हैं, जो अपना काम खुद कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ भोजन और आश्रय की आवश्यकता है। स्वयं सेवक काम करते हैं सफाई में, बाढ़ में, और जो समाज के और अन्य कार्य हैं उसमें। तो वृद्धाश्रम में स्वयं सेवकों की आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकल्प में हम काम कर रहे हैं उसमें स्वयं सेवक जो कार्य हम लोग कर रहे हैं वह वो करेंगे नहीं। अब मैं अगर आपसे ही कहूँ कि सुबह आपने टाइम से आना है, डायपर बदलने हैं, नहलाना है, आप नहीं करेंगे।
तो स्वयं सेवक ड्रेसिंग करनी है, सफाई अभियान चलाना है, पानी बचाने का अभियान है, उसमें तो आप काम कर सकते हो। जी। पर इस क्रिटिकल केयर यूनिट में स्वयं सेवक नहीं कर पाए। अभी जैसे आपने बताया कि कुछ डायपर बदलना है टाइप, तो ऐसे कितने बुजुर्ग आपके यहाँ पर हैं जो खुद से कुछ काम नहीं कर सकते और आप लोग को अपना पूरा सहयोग करते हैं, और कुछ ऐसे भी आप बताइएगा जैसे मानसिक जिनको दिक्कत है, किस तरीके से आप उनके साथ डील करते हैं? मानसिक रूप से जो बीमार लोग हैं वो परिवार और समाज द्वारा प्रताड़ित हैं। जैसे पागल व्यक्ति को कोई भी थप्पड़ मार देगा, खाना नहीं देगा, तो ऐसे लोगों को चाहिए प्रेम पूर्वक भोजन और पूरी नींद, और उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। और उसमें जो हमारा स्टाफ है उनको नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना, और जब ये सब चीज़ें उन्हें मिलती हैं तो धीरे धीरे उनका जो क्रोध है, उग्रपन है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और उसी से ही वो ठीक होने लगते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इलाज और देखभाल, समय पे दवाइयाँ, ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर जो वृद्ध हैं उनके लिए आप लोग क्या क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? जैसे उनके लिए कोई सत्संग है या महीने में 3 से 4 भजन संध्या हो जाती हैं। ठीक है। साल में 2 बार राम कथा, शिव पुराण हो जाता है, और साल में 25-30 बार इनकी शहर के विभिन्न कार्यक्रम में आना जाना रहता है, और 2 तीर्थ यात्राएं हम लोग करवा देते हैं साल में। जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, सालासर। हरिद्वार ऋषिकेश फिक्स है। इस साल हम अयोध्या, काशी उधर की सोच रहे हैं जी। इनको लेकर जाने की, क्योंकि सरकार की एक योजना है वृद्धजन के अयोध्या यात्रा के लिए, तो अब उसके बारे में सोचा जा रहा है। तो बस यही भाव है कि यहाँ पूर्व में वृद्धजनों ने जो दुख भोग लिए, यहाँ आने के बाद वो किसी भी अवसाद और संताप से परेशान ना हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, जैसे कई वृद्धाश्रम पेड होते हैं, तो क्या आप लोगों के यहाँ पर भी जो सर्विसेज हैं वो पेड है? नहीं, हमारे यहाँ पर रहना, खाना, दवाइयाँ, निजी अस्पताल में पूरा इलाज, इनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान जी। पूर्ण रूप से निःशुल्क है। ठीक है। इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। हम दान पर निर्भर संस्था हैं। सरकार से कोई अपनी इच्छा से कोई सहायता प्राप्त नहीं करते हैं। जी, तो मतलब आप लोग सरकार से भी कोई फंड नहीं लेते? नहीं। ठीक है। तो मैं तो लोगों से अपील करूँगा कि आपकी स्क्रीन पर स्कैनर आ रहा होगा, अगर आप इन वृद्ध लोगों के लिए अपनी किर्त कमाई में से, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, दसवंध जिसे कहते हैं, देना चाहे तो आप ज़रूर दीजिएगा। खैर सर, अंत में दर्शकों के लिए, हमारे यूथ के लिए आप कोई संदेश देना चाहते हो, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो? भाई, माता पिता से महत्वपूर्ण इस धरती पर कोई भी संबंध नहीं है। माता पिता अपनी पूरी जवानी बच्चों के लिए होम कर देते हैं। तो मेरी प्रार्थना है युवा वर्ग से कि जिन माता पिता ने अपनी जवानी, अपनी इच्छाएं आपकी सफलता के लिए त्याग दी हैं, आप उनका बुढ़ापा खराब ना करें, और बुढ़ापे में उन्हें वह सब देने की चेष्टा करें जिनकी उन्हें इच्छा और ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने यह सब पूर्व में आपके लिए किया है। विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने अनुभव, अपनी भावनाएं और सेवा यात्रा, इतने महत्वपूर्ण पहलुओं को हमारे साथ साझा किया, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस विशेष बातचीत ने हमें ये याद दिलाया कि बुजुर्ग केवल हमारे अतीत की यादें नहीं हैं, बल्कि हमारे संस्कारों,
अनुभवों और जीवन मूल्यों की जीवित विरासत है। यदि आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई अन्य बुजुर्ग है तो उन्हें समय दीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उनसे बात कीजिए। कई बार कुछ मिनटों का साथ किसी के पूरे दिन को रोशन कर सकता है। खैर, आप देख रहे थे यूबीएस न्यूज़। मैं हूं उज्जवल भाटिया और आपका ये पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब यूबीएस न्यूज़ को ज़रूर कीजिएगा और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें सहयोग देंगे ताकि हम ऐसा कंटेंट और भी लेके आएँ और आप तक इन मुद्दों पर, ऐसे ही मुद्दों पर बातचीत करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।